राहुल चौधरी यहाँ पर अपनी गति को बढ़ाते हुए और इस बार उन्होंने कमाल कर दिया, बिल्कुल फिनिश लाइन के पास पहुंचकर जो एग्रेशन देखी। Neeraj Chopra defends his gold. The Olympic champion, the world champion is again the Asian Games champion. But medal for India is medal number 100. India. he's already won the gold. It doesn't matter. It's all smiles for India. Standing at top of the podium. जब इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम गूंजता है, इंडिया इंडिया गूंजता है, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब भारत मेडल्स पर मेडल्स लेकर आता है। और सितंबर से अक्टूबर के बीच में भारत ने मेडल्स की बारिश कर दी। एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स में जिस तरह से इस बार भारत का परफॉर्मेंस रहा, रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। क्या कमाल की परफॉर्मेंस रही। एशियन गेम में 107, एशियन पैरा गेम्स में 111, शगुन के साथ अब तक का ऐसा परफॉर्मेंस भारत ने इससे पहले नहीं दिया था। अब भाई जीत इतनी बड़ी थी तो फिर मन किया कि आखिर क्या है ये एशियन गेम्स जिसकी शुरुआत खुद भारत ने की थी और किस तरह से इसकी जर्नी रही है, इसके बारे में जानने की उत्सुकता हुई। तो जब मैं इसके बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा रिसर्च कर रही थी, तो उस दौरान कई ऐसे तथ्य सामने निकल कर आए जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करने भी जरूरी है, आपको भी पता होना चाहिए। तो आज एशियन गेम्स की हिस्ट्री के साथ, स्पोर्ट्स में भारत के कंट्रीब्यूशन के साथ, ऐसे कोई स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स में हमारे जो परफॉर्मेंस होती है तो किसी भी देश के लिए कितनी मायने रखती है, उससे उस देश के भविष्य में क्या कुछ असर पड़ता है, आज हम इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में जानने समझने के लिए आप भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आरती हिंद। तो इन सारी बातों पर चलिए चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए, बात हम कर रहे हैं एशियन गेम्स की। एशियन गेम वो गेम है जिसकी जो शुरुआत वो भारत ने ही की थी 1951 में। 1951 में भारत की पहल पर ही 11 देशों के समूह के साथ एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी। इसकी मेजबानी खुद भारत ने ही की थी। पहला आयोजन दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में हुए इस आयोजन का रिजल्ट अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि पहले नंबर पर जापान रहा 60 मेडल के साथ, दूसरे नंबर पर भारत रहा 51 मेडल्स के साथ और तीसरे पर ईरान रहा। उस समय ये तीनों ही देश डेवलपमेंट के मामले में, ब्रांड के मामले में, पावर के मामले में कहीं ज्यादा ऊपर थे बाकी देशों से। अब हम आपको जरा एक सीरीज दिखाते हैं, एक चार्ट दिखाते हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि एशियन गेम्स में हर साल 1951 से लेकर आज के साल की बात करें यानी 2023 की, तो किस तरह से कहां मेजबानी हुई और टॉप 3 पोजीशंस पर आप जरा नजर डालिएगा कि किस तरह से कौन से कंट्री टॉप नंबर पर बनी रही, टॉप 3 पर बनी रही। तो आप इस सीरीज को देखते हुए समझ सकते हैं कि किस तरह से 1951 में शुरू होकर 1978 तक नंबर 1 की पोजीशन जापान ने होल्ड करी। आगे हम बढ़ते हैं 1978 से अगला मैच 1982 में हुआ। 1982 से लेकर 2023 तक चाइना नंबर 1 पर बना रहा। और इस दौरान अगर आप देख पा रहे होंगे और आपसे चाहे तो रिवर्स करके देखिए, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर दो कंट्रीज के बीच में ही कंपटीशन बरकरार रहा, ये कह सकते हैं, चाइना और साउथ कोरिया। तो पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर इन 3 देशों के बीच में ज्यादातर कंपटीशन रहा, कोई आगे कोई पीछे रहा, चाइना, जापान और साउथ कोरिया। अब अगर आप देखेंगे तो इन ईयर्स के साथ साथ एशिया के अगर हम बात करेंगे, ये 3 देश डेवलप्ड कंट्री, पावरफुल कंट्री, सबसे अच्छी इकोनॉमी वाली कंट्रीज में गिनी जाती हैं। तो ये समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है कि क्या स्पोर्ट्स की वजह से कोई देश आगे बढ़ता है, क्या स्पोर्ट्स की मेजबानी की वजह से, क्या स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस की वजह से कोई देश में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, या डेवलप्ड कंट्रीज में ही स्पोर्ट्स ज्यादा बेहतर तरीके से प्रदर्शित होता है, वहां की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होती है। 1951 में हमने 15 गोल्ड मेडल हासिल किए, लेकिन उसके बाद इस अचीवमेंट पर हम वापस नहीं जा पाए 2018 तक। 2018 में हमने अचीवमेंट हासिल करी 16 गोल्ड मेडल के साथ। 2023 में अगर हम बात करें तो 21 गोल्ड मेडल के साथ 107 टोटल मेडल्स भारत ने हासिल किए। 1990 में एक ऐसा भी समय आया एशियन गेम्स में जिसमें हमें सिर्फ 1 गोल्ड मेडल के साथ संतोष करना पड़ा। तो इन पूरे 67 सालों में अगर हम देखें क्या कमी रह गई जिसको दुरुस्त किया गया, जिसके बाद 2018 में इतनी बड़ी अचीवमेंट हम वापस से पा सके। इसको समझने की जब मैंने कोशिश की तो मैंने पाया कि कहीं ना कहीं इसका रीजन केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि खेलो इंडिया स्कीम। खेलो इंडिया स्कीम एक तरह से गेम चेंजर साबित हुई भारत के खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि इस स्कीम के जरिए न सिर्फ एक्सपोजर मिलता है लोगों को, बल्कि
एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के तहत स्पोर्ट्स में आगे प्रतिभाओं को बढ़ने का मौका मिलता है। स्पोर्ट्स टैलेंट को सर्च करने से लेकर उन्हें बेस्ट फैसिलिटीज देने तक, बेस्ट कोच देने तक, हेल्थ से रिलेटेड आर्थिक सहायता से लेकर हर तरह की उन्हें सुविधाएं दी जाती है और इंटरनेशनल लेवल पर बेस्ट एक्सपोजर भी इसके थ्रू मिलता है। और खेलो इंडिया को भी कई तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे खेलो इंडिया के कई कॉम्पिटिशंस होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स, जो कि एनुअली होते हैं, हर साल होते हैं, जिनमें खिलाड़ी पार्टिसिपेट करके एक अच्छे लेवल पर अपनी प्रतिभा को और देश की पहचान को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो खेलो इंडिया स्कीम्स है, ये कहीं ना कहीं जमीनी स्तर से उठाकर खिलाड़ियों को टॉप पर, सिर्फ खिलाड़ियों को ही नहीं, खिलाड़ियों के साथ साथ देश को आगे पहुंचाने का एक बेहतरीन काम ये योजना कर रही है। 2017 में खेलो इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया था। 2017 में ही एक पोर्टल भी शुरू किया गया था, स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल, जिसके जरिए खिलाड़ी अपनी अचीवमेंट्स को वहां पर दर्ज करा सकते थे। फिर उनका नाम शॉर्टलिस्ट होता था और फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए उनको बुलाया जाता था और आगे की उनकी पूरी तैयारी से लेकर, उनकी परफॉर्मेंस से लेकर, उनके रिकॉर्ड्स बनाने तक की इतिहास को लिखने का सिलसिला शुरू होता था, जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे नए चेहरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रावे ही जिसमें एक अलग से कमेटी भी बनाई गई, जिसमें महिला खिलाड़ी हैं वो किसी भी समस्या होने पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। एक 2018 में बहुत ही अच्छी शुरुआत की गई, जिसका नाम है समग्र शिक्षा पोर्टल, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स में इंडोर गेम्स के लिए, आउटडोर गेम्स के लिए बहुत सारे सुविधाएं बच्चों को दी जाती हैं और इसके लिए धन मुहैया केंद्र सरकार कराती है। तो ऐसी तमाम कोशिशें रही जिसके जरिए स्पोर्ट्स में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला और उसका रिजल्ट 2018 के एशियन गेम्स में हमें सीधे तौर पर देखने को मिला कि जो अचीवमेंट हम 67 साल में नहीं पा पाए, उससे हमने 2018 में एक साल के भीतर ही इन योजनाओं के लाभ से कहीं ना कहीं ये अचीवमेंट हमने हासिल की। 16 गोल्ड मेडल के साथ एशियन गेम्स में एक अच्छी बढ़त हमने बनाई। तो केंद्र सरकार की योजनाओं का बहुत अच्छा लाभ खिलाड़ियों को मिला, पर ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों ने कुछ भी नहीं किया, कुछ तो किया ही है। पिछली सरकारों ने भी जैसे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्कीम चलाई थी, राजीव गांधी खेल स्कीम शुरू करी थी, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च वगैरह जैसी स्कीम्स पर काम किया था, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं इन योजनाओं का लाभ उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया। और कि तमाम ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने समय पर गोल्ड मेडल भारत को लाके दिए, भारत का नाम रोशन किया, लेकिन उन्हें सड़कों पर रेडी पटरी लगाने को मजबूर होना पड़ा और उससे अपना जीवन यापन करना पड़ा। पर अब चीजें काफी बदल चुकी हैं। अब जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, उन्हें सरकारी नौकरियां भी मिलती हैं। आप इसमें यूपी को देख सकते हैं, एक बेहतरीन उदाहरण है उत्तर प्रदेश, जहां खिलाड़ियों को न सिर्फ सरकारी नौकरी दी जाती है बल्कि गोल्ड मेडल लाने पर तो डीएसपी बनने का मौका भी मिलता है, ऐसा खिलाड़ी खुद कहते हैं। पॉलिसी है कि मतलब यूपी से कि अगर गोल्ड आएगा तो सीधा डीएसपी ज्वाइन करोगे, तो मेरे दिमाग में यही था कि मुझे डीएसपी ज्वाइन करना है। और जब हम यूपी की बात कर ही रहे हैं तो सरकारी नौकरी से लेकर अच्छी परफॉर्मेंस वालों को डीएसपी पर पद लेने से लेकर नए नए स्टेडियम्स भी वहां पर बन रहे हैं, पुराने स्टेडियम का पुनर्विकास हो रहा है और कई हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए जा रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं। 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस भी खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। तो इस तरह से जो स्कीम्स होती हैं वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती हैं, उन्हें सहूलियत देती हैं अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए, और वही उनका अच्छा परफॉर्मेंस देश के लिए एक रिकॉर्ड बनकर सामने आता है और वो रिकॉर्ड दुनिया में भारत के नाम को और आगे बढ़ा रहा है। आप अगर दुनिया भर के देशों को देखेंगे तो वो देश जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, चाहे आप जापान की बात कर लीजिए, चाहे आप चाइना की बात कर लीजिए, अमेरिका की बात कर लीजिए, उनका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस भी आप देखेंगे तो उतना ही बेहतर है। और जब खिलाड़ी अलग अलग गेम्स में मेडल्स जीत रहे होते हैं तो दुनिया आपकी ताकत का लोहा मानती है। तो इसीलिए तमाम जो बड़ी कंट्रीज हैं, चाहे अमेरिका है, चाइना है, जापान है, ये स्पोर्ट्स पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और इनका स्पोर्ट्स बजट भी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए एक बेहतर रिजल्ट वो लेकर आते हैं और अब भारत ने भी उसी स्ट्रैटेजी पर काम करना शुरू कर दिया है और बहुत सारी चीजें, कुछ जैसे मैंने 2017-18 में कुछ स्कीम्स के बारे में आपको बताया कि किस तरह से केंद्र सरकार ने चेंजेस किए हैं। इसके अलावा 2020 में स्पोर्ट्स में
अलग से फोकस किया जा सके, इसलिए कुछ और अच्छे काम किए गए। जैसे कि स्पोर्ट्स मंत्रालय को सेपरेट कर दिया गया, पहले दो मंत्रालय एक साथ थे, लेकिन फिर स्पोर्ट्स मंत्रालय को सेपरेट कर दिया गया ताकि स्पोर्ट्स पर कंप्लीटली और अच्छी तरीके से फोकस किया जा सके। नॉर्थ ईस्ट पर अलग से फोकस किया जा सके, इसके लिए 643 करोड़ रुपए की अधिक की लागत से मणिपुर में खास तौर से देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई। उत्तर प्रदेश में भी एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, जो कि मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ये यूनिवर्सिटी बन रही है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा जिसमें स्पोर्ट्स से जुड़ा हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होगा। और ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ एशियन गेम्स या ओलंपिक गेम्स जैसे गेम्स में परफॉर्मेंस बेहतर करने पर ही काम कर रही है, बल्कि इस बार तो भारत ने ये डिसाइड किया है कि ओलंपिक जैसे गेम्स की मेजबानी भारत करेगा। इस बार का मतलब 2036 में, क्योंकि 2036 के पहले के जो मैचेस हैं, 2024 का ओलंपिक पेरिस के पास है, 2028 का ओलंपिक अमेरिका के पास है और 2032 का ओलंपिक पहले से ही ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो हमारे पास मौका है 2036 के ओलंपिक की मेजबानी करने का, और उसके लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अनाउंस कर दिया है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस बात की अनाउंसमेंट कर दी है कि इस बार भारत अपनी तरफ से कोशिश करेगा और भारत 2036 की मेजबानी करने के लिए तैयार है कंप्लीटली। अब ओलंपिक जैसे गेम्स की मेजबानी करने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी होती हैं, कुछ अनुभव भी होने जरूरी है। तो ऐसे में हम देख पाते हैं कि भारत में पहले भी कुछ खेलों की मेजबानी की गई है और अच्छा अनुभव है भारत को खेलों की मेजबानी का। जैसे 2010 के राष्ट्रमंडल खेल, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 और 1982 के एशियाई खेलों की भी मेजबानी पहले भारत कर चुका है। 1951 की शुरुआत में तो मेजबानी भारत ने की ही थी। एक और इवेंट का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी कि जैसे G20 इवेंट को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। हालांकि ये खेलों से थोड़ा अलग है, लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर G20 की मेजबानी से भारत का जो ओहदा बढ़ा है, उसे कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि भारत अब उस वक्त के लिए तैयार है जब देश भर के जो युवा है, देश भर की जो शक्ति है, वो पूरी दुनिया में दिखे। किसी भी देश में जब इस तरह के गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो वहां पर बहुत सारी चीजें होनी जरूरी है। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, कनेक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए, फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए। तो जब इस तरह के गेम्स की मेजबानी होती है तो जाहिर है उसकी तैयारी भी की जाएगी। अब जिस भी स्पेसिफिक सिटी में या स्टेट में इस तरह की चीजें ऑर्गेनाइज की जाएंगी, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पुरजोर काम किया जाएगा। एक बार बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर या एक बार बना हुआ एयरपोर्ट या एक बार बना हुआ हाईवे या एक बार बनी हुई कोई भी बिल्डिंग दोबारा हटाई नहीं जाती। और जब इस तरह की गेम्स की मेजबानी होती है तो जाहिर तौर है कि उस पूरे इलाके का डेवलपमेंट इंटरनेशनल लेवल का हो जाता है और वो हमारे आने वाले भविष्य के लिए बेहतर ही होता है। तो इस तरह की मेजबानी होने से भारत में बहुत सारे डेवलपमेंट में बहुत बड़ा चेंज आएगा और इकोनॉमी भी जाहिर तौर पर बूस्ट तो होती ही होती है। कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो सभी कंट्रीज जो जिनका पावर अच्छी है, जिनकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, जो इकोनॉमिक स्तर से काफी मजबूत है, वो स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। इसको हम भारत के स्टेट के एक एग्जाम्पल के तौर पर भी समझ सकते हैं। जैसे भारत में कुछ राज्य हैं जो खेलों के बारे में सीधे तौर पर जाने जाते हैं, चाहे हम हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे अन्य खिलाड़ियों से थोड़ी बेहतर होती है। उनके पास मेडल्स भी ज्यादा संख्या में आते हैं। और अगर आप देखेंगे तो आप ये भी पाएंगे कि इन स्टेट्स को हमारे जो भारत के अन्य स्टेट्स हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा रिच माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्पोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ से लेकर के पावर प्रेजेंटेशन, डेवलपमेंट, इन सब में बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा योगदान देता है। और ये भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कोई स्टेट या कोई कंट्री स्पोर्ट्स में अच्छा कर रही होती है तो साथ ही साथ और बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे एरियाज में भी वो अच्छा कर रही होती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के ग्रोथ से लेकर, एक्सपोर्ट से लेकर, औद्योगिक सेक्टर से लेकर तमाम सेक्टर्स में, तमाम चीजों में, पर्यटन में, हर एक एस्पेक्ट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और धीरे धीरे स्पोर्ट्स में भी उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही है। इसको भी अगर हम एशियन गेम से कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि 2018 में 9 मेडल्स उत्तर प्रदेश ने अकेले दिए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से स्पोर्ट्स पॉलिसीज आई
और उनका फायदा यहाँ के खिलाड़ियों को मिलना शुरू हुआ। तो 2023 में जो कंपटीशन हुआ एशियन गेम्स में, उसमें उत्तर प्रदेश का अकेले का कंट्रीब्यूशन 21 मेडल्स का था, दोगुने से ज्यादा सिर्फ अगले ही संस्करण में। 2018 में 18वां संस्करण था, 4 साल बाद ही ये मैच ऑर्गेनाइज होता है, तो 19वें संस्करण में ही दोगुने से ज्यादा मेडल्स। तो जिस तरह से स्पोर्ट्स आगे बढ़ता है वो उस स्टेट की, उस देश की डेवलपमेंट को भी आगे लेकर जाता है। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स ओवरऑल भारत की परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है और भारत के डेवलपमेंट स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए जरूरी है। तो हम सब ऐसे ही अपने खिलाड़ियों के लिए प्रे करते रहें, हमारा देश आगे बढ़ता रहे, अच्छी अच्छी पॉलिसीज ऐसे ही बनती रहें जिनका लाभ लोगों को मिलता रहे। स्पोर्ट्स को लेकर के खिलाड़ी अपनी कोशिश कर रहे हैं, सरकार अपनी कोशिश कर रहे हैं, मैंने अपनी कोशिश की आप तक कुछ वो जानकारियां पहुंचाने की जो मुझे लगा कि जानी जरूरी है और आपके लिए फायदेमंद होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी कोशिश हमारी एशियन गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, इंडिया के अचीवमेंट से जुड़ी हुई जो हमने शेयर करी, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द हाजिर होंगे, फिलहाल के लिए आज दीजिए इजाजत, मिलते हैं जल्द आपसे।